अतिथि हैं माननीय योगेश गौतम जी, नेशनल कमांडर दिल्ली से हैं। हमारे वेबिनार में विशेष अतिथि हैं माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बंदोत्रा जी एवं माननीय ऋषिपाल जी रवि साहब, राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं उत्तराखंड के। उसके बाद सोलंकी जी हैं, सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं एवं प्रभारी हैं गुजरात के। माननीय डीपी गोलिया साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। और माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा। एवं माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल। और आज का संचालन मैं स्वयं कर रहा हूं, अशोक बौद्ध, महासचिव मध्य प्रदेश। आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वेबिनार को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहता हूं। माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, आप विधिवत चलाने की परमिशन दें। माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, राष्ट्रीय महासचिव। अब आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सभी साथियों को दिल की गहराई से नमो बुद्धाय, जय भीम। विश्व शांति का पाठ पढ़ाने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बंधन करते हुए दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों को बार बार बंधन करते हुए आज की बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण भारत के तमाम कोने कोने से हमारे सभी साथी इसमें शामिल हुए हैं। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और आज के इस वेबिनार में उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय माननीय पूर्व विधायक धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी, महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय महासचिव जम्मू कश्मीर से इंजीनियर बंदोत्रा साहब, जिम्मेदार साथी ऋषिपाल रवि जी, राष्ट्रीय महासचिव। और हमारे साथी बैठे सोलंकी जी, राष्ट्रीय सचिव। और हमारे कप्तान, बहुत ही जिम्मेदार हमारे साथी, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डीपी गोलिया साहब। और उड़ीसा में हमारे साथी बैठे हैं प्रदेश के अध्यक्ष नेपाली तीश्वर तांडी जी। और प्रदेश के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल आरबीएम के हमारे जोगेंद्र सरकार जी। और संचालन के हमारे लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी माननीय अशोक बौद्ध जी, प्रदेश महासचिव। साथियों, आज का जो बैठक है वो बहुत और महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो मेरे जितने भी हमारे वक्ता साथी हैं, उन सभी से निवेदन है कि सब लोग आगरा में होने वाले 18 मार्च 2023 का जो प्रथम धम्म सेवक संघ का सम्मेलन होगा, उसको कैसे सफल बनाएं, केवल इसी करेंगे। तो मैं करना चाहता हूं हमारे संचालन वाले हमारे साथी जिम्मेदार
अशोक कौल जो हमारे हमारे हैं वो संचालित करें। अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की वेबिनार को आपने प्रारंभ करने की अनुमति दी है और ये बहुत बताया भी महत्वपूर्ण है बहुत। सभी लोग जो लोग हमारे आज के वक्ता हैं, जो अतिथि हैं, उनको सबको को होस्ट बना दिया गया है। वो अपने माइक बंद कर लें। जब ये नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा तो आप उसको सबसे पहले आज के विशिष्ट अतिथि माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बंदोत्रा साहब जी को बुलाएंगे। महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक्टिव हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। और नंबर 1 भी हमारे संस्थापक महोदय इनको जम्मू कश्मीर को और बंदोत्रा साहब को नंबर 1 बोलते हैं। मैं उनको सबसे पहले ही बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले ही नंबर इनका आया है। माननीय अशोक जी, माननीय अशोक जी। जी जी सर, जोगेंद्रनाथ सरकार जी से नीचे से लो, नीचे से लेते हैं। ठीक ठीक ठीक, नीचे से बुलाते हैं। हमारे मुख्य अतिथि और कमांडर माननीय योगेश गौतम जी का निर्देश है कि नीचे से बुलाएंगे हम। तो हमारे पास सबसे नीचे में जो पश्चिम बंगाल है, जो पूर्व की तरफ है, हम उनको बुलाना चाहेंगे। माननीय जो चर्चा की नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग मेरा आवाज सुन रहे हैं? आप लोग हम जहाँ जा रहा हूँ, यहाँ हमारा सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बनाना है। 8 जनवरी बना रहा हूँ, 3 जनवरी के बदले में। और बड़ी प्रोग्राम हो रहा है। 200 महिला है यहाँ पर, मुझे लगता है। अभी हम पहुंचे नहीं, वहाँ पहुंचने में हमको 10-20 मिनट लगेगा। और जो एरिया में हम जा रहा हूँ वहाँ पर नेट का कमी है। आप लोग अगर सुन रहा है तो हम बताता हूँ कुछ। हेलो, सुन रहा है आप लोग? हेलो, सुनाई दे रहा है? कंटिन्यू देखिए। हाँ सर, आ रहा है, सुनाई दे रहा है सर। आपकी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, कंटिन्यू रखिए। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आप कंटिन्यू रखिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों आरबीएम का आदरणीय प्रकाश आरबीएम का कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध साहब को नमन करता हूँ। वेबिनार में जुड़े सारी पदाधिकारी सभी को हमारा आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हूँ। मैं थोड़ा बिजी हूँ तो इसमें भी हम कुछ बात कर लेता हूँ। आगरा में जो धम्म सबक आयोजन किया गया है, पश्चिम बंगाल पूरी तरह से सपोर्ट देंगे। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम हमारा जो संख्या है वहाँ हम उपस्थित रहेंगे। जो प्लान में हमारा ध्यान दे रहा है, हमारा जो मेंबर है सब जिला का, उन लोगों को बताया गया है, उनको मैसेज हम डे टू डे देते जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में कोई कमी नहीं है, पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल में जो टीएसपी का जो कोऑर्डिनेटर धर्मवीर सिंह अशोक आया था, उन बहुत खुशी जताया। नहीं, पश्चिम बंगाल में जोगेंद्रनाथ सरकार आरबीएम को जो 2 जगह पे ले गया, उन्होंने भी खुश बताया, आशीर्वाद भी किया है कि आपको सक्सेस होगी ये चीज। और पश्चिम बंगाल में हमारा 23 जिला में हम लोग बना लिया। अगला में 18 मार्च धर्म सेवक संघ में हम लोग काफी संख्या में वहां पर भाग लेंगे। और जो भी ड्रेस बनाना है हम इसका टाइम में हम जनवरी में बना लेंगे। और जो भी है हम थोड़ा बिजी हो गया। हमारा जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा हमारा 11 बजे से। वो कार्यक्रम में अभी हम जीप में है, जा रहा हूँ अभी वही जगह में। और हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सभी को बताएंगे, हम सुन लेंगे। हमारा नेट अभी बॉर्डर एरिया में जा रहा है, नेट हो सकता है नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में आरबीएम बड़ी ताकतवर स्थिति में है। पश्चिम बंगाल में ऐसे एक जगह है जो जगह में बाद में शुरू करते हुए हम आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, ये हम समझते हैं। हमारा पश्चिम बंगाल में 3 महिला कोऑर्डिनेटर डिप्यूट किया है
एक बासुंती माझी, एक सुप्रिया विश्वास, एक सस्ती सरदार, 3 महिला लेडी जिस तरह से प्रचार कर रहा है, बहुत खुश हूँ कि 3 महिला किस तरह से प्रचार कर रही है हमारा। और हम लोग आपको जो भी प्लानिंग है, प्रोग्राम है, सुनते जाता हूँ। आप जिस तरह से एडवाइस होगा उसी तरह से हम लोग फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। और उसी तरह से हम धम्म सेवक संघ में काफी संख्या में आगरा में 8 मार्च को भाग लेंगे। यही उम्मीद रखते हुए सभी को हम एक बार आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए मेरा कहना यहाँ विराम देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपने महिला विंग बनाने के लिए वहां पर कार्य किया है और पश्चिम बंगाल की तरफ से आपने बिल्कुल निश्चित रहने के लिए कहा है कि भाई निश्चित रहिए कि अच्छा काम होगा। मैं आगे के लिए माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं उड़ीसा के, मैं उनको आमंत्रित करता। तांडी साहब। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर, आ रही है सर। आ रही है ना? जी जी। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष को नमन करते हुए, उड़ीसा मिट्टी में संत कवि भीम भोई को नमन करते हुए, आज का वेबिनार में उपस्थित फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय परम पूज्य धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध को नमन करते हुए और बादल सिंह जी को नमन करते हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर बौद्ध जी को नमन करते हुए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, MR प्रशांत जी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथियों, आज हम देख रहे हैं आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण वेबिनार चल रहा है, जहां पर हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं गौरी प्रसाद उपासक, राष्ट्रीय महासचिव। मुख्य अतिथि है हमारे युवा साथी योगेश गौतम, जो कि राष्ट्रीय कमांडर धम्म सेवक संघ का है। और वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट कमांडो RC बनगोत्रा, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है। वो बहुत ही एक्टिव है, नंबर 1 है। ऋषिपाल रवि जी राष्ट्रीय महासचिव है। खेमनाथ सोलंकी जी राष्ट्रीय महासचिव। DP गोलिया जी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, वो डायनामिक प्रदेश अध्यक्ष है। और जोगेंद्र नाथ सरकार, वो भी प्रदेश अध्यक्ष वेस्ट बंगाल का है। और हमारे युवा साथी अशोक बौद्ध महासचिव MP, जो आज बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। साथियों, उड़ीसा के तरफ से जो 31/12 में वेबिनार हुआ था, उसमें हम बोले थे कि हमारे उड़ीसा में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। उस टाइम हम डाटा भी दिए थे जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना हमारे साथी आगरा अधिवेशन में जाएंगी। मिनिमम हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं 55 अभी तक, वो आगे बढ़ भी सकता है। और साथियों, आप लोग को सूचित करना चाहते हैं, जब हम लोग नेपाल लुम्बिनी से लौट के आए, तुरंत हम लोग प्रदेश कमेटी का गठन किए। उस दिन ही हम लोग तय किए थे कि धम्म सेवक संघ में हम लोग का क्या रोल होगा। हम लोग ये इसके बारे में 2-4 जूम भी, गूगल मीट भी कर चुके हैं उड़ीसा के तरफ से। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका मैसेज भी दिए हैं। युवा साथी लोग भी इच्छुक है। और हम लोग चाहते हैं RBM टीम उड़ीसा युवा साथी को ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेने के लिए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या है कि हमारा
ज्यादातर युवा साथी जो काम करना चाहते हैं वो थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, इसलिए हमको थोड़ा उनको हेल्प करना होगा समाज के तरफ से कलेक्शन करके भी। और हम एश्योर करते हैं उड़ीसा तरफ से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेके चलेंगे। और देखते हैं ये प्रथम राष्ट्रीय धम्म सेवक अधिवेशन कैसा बहुत जोर से सफल होगा। ये एक तो राष्ट्रीय स्तर में मैसेज जाएगा जे आरबीएम जो करता है वो दिखाता है, जो बोलता है वो करता है। इसलिए उस दिन हम लोग का दिन 18 हम लोग के लिए गर्व का दिन होगा, जहां बाबा साहेब जी ने अपने चरण पधार रहे थे। साथियों आरबीएम 18 मार्च को वहां जब सम्मेलनी अधिवेशन होगा तो एक ही ड्रेस में, एक ही नारा में, एक आइडियोलॉजी में, एक मंच में जब बैठेगा तो एक तो बड़ा मैसेज जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। और उड़ीसा का भागीदारी जरूर बढ़िया होगा सर, ये एश्योरेंस देते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग आगे भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं और अभी भी लेंगे, ये मेरा वादा है। और ज्यादा तो नहीं बोलेंगे। और जो पैंट शर्ट का भेजना है रुपया वो हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, 4-5 लोग का कलेक्शन आया है और 31 जनवरी तक हम लोग सर भेज देंगे। टोटल क्या है कि हमारा युवा साथी लोग थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, इसलिए थोड़ा उनको कष्ट आ रहा है। नहीं तो हम लोग उड़ीसा निश्चित रूप से डीएसएस जो धम्म सेवक संघ में अच्छा कामयाबी करेगा और प्रेजेंट भी अच्छा रहेगा। वही आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मुझे जो वक्त दिए हैं, जो बोलने का मौका दिए हैं, इसलिए सभी को आभारी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। उड़ीसा में हिंदी महत्व आगे नहीं है, फिर भी आप अच्छी हिंदी बोल लेते हैं सर। और आपने बताया कि 50 से 55 लोग वहां से आने की संभावना है। बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। और उड़ीसा हमेशा रहता है आगे, वहां पर अच्छा काम चल रहा है। मैं देखता हूँ कि वहां से कुछ ना कुछ साथी हमारे जुड़ते हैं, बात भी रखते हैं। अब आगे के लिए मैं माननीय डायनामिक माननीय डीपी गोलिया साहब को बुलाऊंगा। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। महिला विंग की आज हमारी बात हुई है कि महिला विंग हम यहाँ पर जल्द से जल्द बनाइए। अब पूरे मध्य प्रदेश में से तैयार करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक महिला को तैयार करने की बात चल रही है। तो माननीय डीपी गोलिया साहब, आप आइए, अपनी बात रखिए आज के वेबिनार के लिए। नमो बुद्धाय। आवाज आई हमारी? आ रही? जी सर आ रही है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को सादर नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं वंदना करता हूँ। हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह साहब, सभी उपाध्यक्षगण, सभी राष्ट्रीय महासचिवान, सभी जिम्मेदार साथियों, और आज के वेबिनार में जिनके नेतृत्व में हम आज ये वेबिनार कर रहे हैं, माननीय गोविंद प्रसाद जी उपासक साहब, माननीय एडवोकेट योगेश गौतम जी जो हमारे कमांडर हैं, इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब जो हिमाचल से हैं, माननीय ऋषि पाल जी उत्तराखंड से, माननीय खेमचंद जी सोलंकी साहब गुजरात से, माननीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब जो उड़ीसा से वहाँ की कमान संभाले हुए हैं, आदरणीय जोगेंद्र नाथ मंडल साहब,
सरकार पंजाब पश्चिम बंगाल से हैं, उन सभी को मैं अभिवादन करता हूं। हमारे युवा साथी जो मध्य प्रदेश के महासचिव हैं आदरणीय अशोक बौद्ध जी जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनको भी साधुवाद करता हूं। साथियों, आज का जो विषय है धम्म सेवक संघ और प्रथम अधिवेशन 18 मार्च और स्थान नियत किया गया है आगरा, जो हम लोग संदेश भूमि के नाम से उसको घोषित करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मित्रों, 14-15 अक्टूबर 2022 को जो हम लोगों ने प्रस्ताव पास किए हैं नेपाल में, उसके ऊपर हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं और उसकी प्रथम बैठक आज वेबिनार पर आयोजित हुई है। इस वेबिनार में उपस्थित सभी सज्जनों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत ही पवित्र और बहुत ही डायनेमिक ये उद्देश्य हमारा आरबीएम का कि धम्म सेवक संघ का गठन करना क्यों लाजमी है। इसकी पृष्ठभूमि में मैं बाबा साहब को याद करता हूं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक समाज में जाति प्रथा समाप्त नहीं होती है, तब तक हमारा समाज में समता, न्याय, समानता, भाईचारे की परंपरा स्थापित नहीं हो सकती है। इसलिए आप तमाम नौजवानों को इस परंपरा को नाश करने का सपना देखना चाहिए। हर नौजवान का सपना होना चाहिए कि जो बाबा साहब के दर्शन में विश्वास रखता हो, और इस जातिवादी परंपरा का ये उदाहरण है कि आरबीएम धम्म सेवक संघ तैयार करना चाहती है और जिसमें सभी जातियों का समुच्चय तैयार करना चाहती है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित नियम संस्कार का पालन करने हेतु अग्रसर रहेंगे, जो भविष्य में परंपराओं का रूप लेगी। न्याय के लिए सामाजिक न्याय परिषद, संगठन के लिए आरबीएम की कमेटियां और संघ के लिए डीएसएस बहुत महत्वपूर्ण है। डीएसएस का मेरी नजर में क्या कार्य होना चाहिए, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं, ताकि बुद्धिमान लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे, सही होगा तो उसको अपने संविधान में डालेंगे कि डीएसएस धम्म प्रचार प्रसार और भाईचारे का काम करेंगे, समरसता बढ़ाने का काम समाज में पैदा करेंगे, पंचशील झंडे का हमेशा सम्मान करेंगे, धम्म डीएसएस की वर्दी का सम्मान हमेशा होगा, ये प्रमुखता से लिया जाएगा। पंचशील और वर्दी, हथियारविहीन क्रांति, हमारे धम्म सेवक संघ जो तैयार होगा वो हथियारविहीन क्रांति के लिए जिम्मेदार होगा। निरंतरता, हमारे कार्यों में वो निरंतरता रखेंगे। अनुशासन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुशासन के बिना कोई भी संगठन और कोई भी देश महान नहीं बन सकता। 9वां पॉइंट है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रति उत्तरदायी और उसके अधीन कार्य करेंगे। 10वां बिंदु है निर्धारित योग्यता। मेरा इसमें सुझाव है मात्र कि हमारे जिस प्रकार से कि नेशनल कमांडर साहब आदरणीय एडवोकेट योगेश गौतम जी को अभी जिम्मेदारी दी है, बहुत ही एप्रोप्रिएट पर्सन है। इसी प्रकार से नेशनल कमांडर के लिए हमेशा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या कोई वरिष्ठ समाजशास्त्री ही इस पद पर आसीन रहे, ऐसा मेरा सोचना है। प्रांतीय कमांडर के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है, जिला कमांडर के लिए हायर सेकेंडरी, तहसील कमांडर के लिए मिडिल क्लास पास, और गांव में डीएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो 5वीं क्लास कम से कम योग्य हों, ऐसा मेरा विचार है कि इस पर कमेटी जो बनेगी वो विचार करेगी, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, संगठन के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में अभी हम लोग मालवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक समस्या जो सामने आ रही है वो है हमारे आदिवासी जिले उमरिया, कटनी, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, ये जो आदिवासी जिले हमारे 52 जिलों में, तो इन जिलों में थोड़ा हमारा जो ग्राफ है, पढ़े लिखे लोगों का जो ग्राफ है वो कम है। धम्म को समझाने में हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है, हम लोग उसमें प्रयास करेंगे। आदिवासी जिले हमारा जो है 52 जिले का जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी टीम के सभी युवा साथी हैं, वो सभी लोग अच्छा से काम कर रहे हैं। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि धम्म सेवक संघ के लिए हमने 200 आदमियों का, 200 जवानों का
कमिटमेंट किया मध्य प्रदेश से। हम लोग जो कमजोर साथी हैं उनके लिए मैं स्वयं 10 लोगों की ड्रेस मैं खुद दूंगा, और भी सब हमारे जो पदाधिकारी गण हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि 2-2, 5-5 लोगों की ड्रेस वो खुद अपने पॉकेट से बनवाए, लोगों को मदद करें, ताकि हम लोग इस समाज के लिए दम से तैयार हों। ऐसी मेरी योजना है, तो हम सफल होंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। नमस्कार। साधु बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डीपी गोलिया साहब, आपने भी आज 10 ड्रेस देने के लिए अपने आप बात करी है। इससे पहले ही मध्य प्रदेश के ड्रेस के दिए थे कि जो के लिए जो उनकी मदद के लिए दी है। मध्य में काफी लोग निकल रहे हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ड्रेस के लिए सहयोग कर रहे हैं। हमने भी 200 लोगों को कहा है, हम पूरा प्रयास करेंगे, हम 200 100% लेके ही जाएंगे, उससे अधिक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे के लिए माननीय खेमचंद सोलंकी साहब को बुलाना चाहूंगा। राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रभारी हैं गुजरात के, माननीय खेमचंद सोलंकी साहब। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो, अशोक जी आवाज आ रही है ना? जी 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 सर, बिल्कुल आ रही है सर। महाकारुणी तथागत बुद्ध को नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब, संत शिरोमणि रविदास कबीर साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। भीम, नमो बुद्धाय। सोलंकी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माननीय आरबीएम के अध्यक्ष मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष मान्य बादल सिंह बहुत साहब, आज की अध्यक्षता कर रहे मान्य गौरी प्रसाद उपासक जी, और आज के मुख्य अतिथि मान्य योगेश गौतम जी, नेशनल कमांडर धम्म सेवक संघ, और आज के जो राष्ट्रीय विशिष्ट अतिथि कर्ण लोग है कि रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, जो राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी है जम्मू कश्मीर के, ऋषिपाल रवि जी राष्ट्रीय महासचिव है प्रभारी उत्तराखंड से, श्री डीपी गोलिया जी प्रदेश अध्यक्ष है एमपी के, मान्य नेपालेश्वर टांडी साहब प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा से है, और मान्य जोगेश्वर नाथ सरकार जी वो पश्चिम बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष है, और आज के संचालन कर रही है श्री अशोक बहुत जी महासचिव मध्य प्रदेश के। आज का विषय है धम्म सेवक संघ के प्रथम अधिवेशन हेतु चर्चा। बहुत अच्छी बात है कि 18 मार्च को हमको आगरा में दूसरी बार आने का मौका मिलेगा, और वो मौका ऐसा है कि सब लोग ड्रेस के साथ अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको वहाँ देखने का और अपना प्रभुत्व जमाने का। और बाबा साहब ने जो 18 मार्च को जो अपना संदेश दिया था कि अपने मेरे पढ़े लिखे लोगों को मुझे धोखा दिया, तो उसका संदेश पूरे देश में जाने के लिए एक महत्व का अधिवेशन साहब ने रखा है, तो हमको बहुत खुशी है। मैंने अधिवेशन के बारे में बताएंगे तो आज तक गुजरात से हम जो भी, मैं समझो कि पहली बार आगरा में आया था, साहब ने अधिवेशन रखा था 18 को, तो तब से मैं ये आरबीएम के साहब के साथ मेरे को पूरा विश्वास हो गया है, और साहब हमारे गुरु हो गए, बराबर।
तो 100% हमको ऐसा है। दूसरे संगठनों में देखता हूँ तो दूसरे संगठनों में मैं सब सर्च करता हूँ, देखता हूँ, पर्सनली जाके देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं कई लोग दूसरे इसके राजकीय रीत्या उसका उपयोग कर रहे हैं और जा रहे हैं इस संगठनों के बारे में। तो मैं ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से वो मनाएंगे हम, और हमारे गुजरात से हम पूरी तरह से, जैसा हमने बुध गया में हमारा ऊपर सब DM पटेल साहब ने, हमारी टीम तो थी, लेकिन बुध गया में जो सब और सांची और नेपाल का कार्यक्रम में जो पूरा काम किया था वो मैंने दिल से किया है। और पूरा जो गुजरात का जो टारगेट दिया है साहब ने, वो टारगेट हमने पूरी तरह से पर्सनली लोगों को लाने के लिए और क्या है कि दान देने के, तो उसमें भी मैंने पूरा सहयोग किया है। और एक कार्यक्रम के अंदर 18 मार्च को हमारा जो धर्म सेवक संघ का कार्यक्रम है अधिवेशन, उसके अंदर हमारा पूरा सहयोग होगा। और मैंने एक रिटायर लोगों की भी एक मीटिंग बाद रखी थी, और मीटिंग के बाद हमने दूसरे एक मीटिंग रखेंगे और हम गुजरात से ज्यादा लोगों को 18 मार्च को ले आएंगे। और जो ड्रेस लाने का है वो ड्रेस भी हम पैसा RBM के अकाउंट में जमा करके, सभी ड्रेस जो पहले मंगाए गए लगभग 10-15 ड्रेस तो हम पहले से मंगा देंगे पैसा RBM के खाते में जमा करके। और ड्रेस के बाबत में मैं ऐसा कहूँ कि जहाँ आगरा से आपको पोस्ट करने का है, तो एक रजिस्टर्ड पार्सल में पोस्ट मास्टर में से रिटायर हुआ हूँ, तो आगरा पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके रजिस्टर्ड पार्सल पैंट और शर्ट की कितना किलो वजन होती है और कपड़े के लपेटे उसका रजिस्टर्ड पार्सल कराएंगे पूरे देश में। तो जो रेट भी हमने कार्यालय में बता दिया है कि 1 किलो का कितना होता है, 10 किलो का साथ में लोगों को भेजेंगे तो कितना होता है, 20 किलो एक साथ में भेजेंगे तो 20 किलो ज्यादा वजन हो जाएगा, तो 10-10 किलो में भी भेज देंगे तो क्या आप लोगों को कम रेट में हम सभी राज्यों में हम पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जाति प्रथा में बात की साहब ने, तो ये जाति प्रथा कौन खत्म करेगा? जाति प्रथा तो वो लोग तो खत्म करने वाला नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारी है, हमको करने का है जाति प्रथा को खत्म। कैसे करेंगे वो लोग तो आप लोग सब जागरूक होंगे और हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे तो जाति प्रथा वो खत्म हो जाएगी। हम रोजगार थोड़े घरों के अंदर जो लोग को जरूरत पड़ती है उसका भी आयोजन हम कर सकते हैं, जो लोग पैसे वाले हैं वो कर सकते हैं अपने अपने एरिया में, तो लोग खत्म हो जाएंगे। मंदिरों में जाने से रोकेंगे तो खत्म होंगे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि नेपाल में 100 लोगों का जो गठन का कार्यक्रम गठन करने का साहब ने वो किया था कि जो 100 लोग मजबूत हो जाएगा तो 100 लोग पूरे देश के अंदर पूरा मजबूताई से काम करेगा, चाहे धन से चाहे अपनी दिमाग से, और हर तरह से वो मदद आप उनको 100 लोग कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करूँगा और हम अधिवेशन 18 मार्च को पूरी तरह से ड्रेस के साथ, और लेडीज जो स्त्रियों को कैसे ड्रेस में आने की है वो भी बता देना सर। मेरे को ये बोलने का मौका दिया तो आपको RBM से अधिवेशन में वो धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। आप बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट बातें आपने बता दी हैं और हमेशा ही आप साथ रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। और एक खास बात आपने जो सबके समक्ष लाई है, मुझे भी वो मेरे भी समक्ष आई कि बाकी के जो कुछ हैं संगठन हैं, जो कुछ हैं वो किसी ना किसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वास्तव में ये बात सही है, हम भी देखते हैं कि वो कोई और ही पीछे से चलाता है, मगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऐसा समूह है हमारा जो हम बहुजन लोग ही उसको मूवमेंट को चला रहे हैं। माननीय धर्म प्रकाश भाटी साहब ही उसे बढ़ा रहे हैं
और हमारे पास एक हैंड रेज हो रहा है, दीपक सिंह बौद्ध जी, आपको हम बाद में मौका देंगे। अभी जो हमारे अतिथि हैं वो अपनी बात रख लें, के बाद हम दीपक सिंह बौद्ध जी को अध्यक्ष महोदय की अनुमति के आधार पर उन्हें अनुमति देंगे। अब मैं आगे के लिए बुलाना चाहता हूँ माननीय सचिव रवि साहब को। एक बात बताओ। जी 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 सर, जी सर बताइए सर। सर ये अन्य साथियों को मोबाइल खुला हुआ है, इसको बोलो बंद करें। हेलो, 18 मार्च को जो अधिवेशन हो रहा है इसमें गुजरात से कोई 2-4 लोगों के पहले से कुछ जरूरत पड़े तो हम वहाँ आ सकते हैं मदद करने के लिए 2-4 दिन के लिए। बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। सर ने बोला है कि गुजरात से अगर आगरा में कोई जरूरत पड़ेगी कार्य की, वॉलंटियर साथियों की, तो वो वहां से आ सकते हैं। अब बाकी के जो लोग हैं जिनके माइक खुले हैं कृपया बंद कर लें, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी बात बीच बीच में आती है, कुछ भी आप माइक बंद कर लें। ऋषिपाल रवि साहब महासचिव हैं और प्रभारी उत्तराखंड के हैं। माननीय रवि साहब आप अपनी बात रखें। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, प्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए और इस बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे समस्त महामानवों संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज की वेबिनार में जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे आज की वेबिनार के अध्यक्ष माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, मुख्य अतिथि माननीय योगेश गौतम जी और संचालक जो कर रहे हैं हमारे युवा साथी अशोक बोध जी, और इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त प्रदेशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों देखिए, आज की जो वेबिनार है क्योंकि धम्म सेवक संघ का अधिवेशन आगरा में होना है, वो भी 18 मार्च का दिन जो है बड़ा ऐतिहासिक दिन है बौद्धों के लिए, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक दिन है 18 मार्च का। तो ऐसे दिन मैं तो ये समझता हूँ कि उत्तराखंड से अधिक संख्या में मैं साथियों को लेकर आऊंगा, और मैंने बादल सिंह बौद्ध साहब से भी निवेदन किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बुखार आ रहा है, जो भी दिशा निर्देश होंगे मैं पालन करूंगा, और बस मैं और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देते हुए मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम सर। सर का स्वास्थ्य खराब है। अब आगे के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बंदगोत्रा साहब को, जो महासचिव हैं और प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के। माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बंदगोत्रा साहब। सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है? तो सर्वप्रथम स्वामी के दूत तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे पापक अध्यक्ष मान्यवर धर्मप्रकाश भारती, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह जी, उपाध्यक्ष महेश्वर सांदा जी, और आज की हमारी अध्यक्षा कार्य है हमारे बहुत ही एनर्जेटिक और अब सूझबूझ रखने वाले गौरी प्रसाद उपासक जी, और आज के चीफ गेस्ट योगेश गौतम जी,
आज हमारे साथी जितने भी विशेष व्यक्ति हैं उनमें हमारे गुरुनाथ से, नपेश्वर गांधी ओडिशा से, डॉक्टर इंजीनियर डीपी गोलिया मध्य प्रदेश से, हेमचंद सोलंकी गुजरात से, प्रिंसिपाल उत्तराखंड से, इन सबको मेरा जय नमन बता। और जितने भी देश से जुड़े हुए साथी उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। तो साथियों, आज जो हमारी चर्चा चल रही है कि जो फर्स्ट धम्म सेवा संघ आगरा में होने जा रहा है 18 मार्च को 2023 को, तो उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसके बारे में ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो यूनिफॉर्म तैयार हो गई है, उस यूनिफॉर्म का जो ड्रेस कोड जो हमारा है वो कैसा है। तो सबसे पहले मैं उनको मुबारक देना चाहता हूँ। इन साथ इस ड्रेस का चयन किया है, बहुत ही अच्छा ड्रेस है, बहुत ही अच्छा कलर है और बहुत हमारे जो धम्म संघ के लिए जो चुना गया है बहुत ही अच्छा है। तो इसमें एक छोटा सा सुझाव है, जो कंधे पर शोल्डर पर जो पट्टी लगी हुई है, तो उसमें अगर हम DSS लिखा देखते हैं, जो मेरा सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है, तो वो DSS लिखा जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। तो साथ में एक गले में थोड़ा सा पट्टी होनी चाहिए, तो वो पट्टी को हमारी वैसे भी है जो हमारे धम्म संघ की पट्टी है। तो ये मेरा एक सुझाव है। तो साथ ही 18 मार्च को हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब उन्होंने अपना जन्म रखे थे, तो बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन बन जाता है हमारे लिए। साथ ही कहते हैं कि वो उस वक्त डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि हम मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो इस पढ़े लिखे लोगों से तात्पर्य ये नहीं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, वो उसका तात्पर्य यही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पढ़ने के लिए बाहर जो लोग बेचे थे, तो वो इस अपने उसने इन्होंने इस तरह से भेजे थे कि वो आकर देश में आकर वो काम करेंगे, तो लोगों को जागृत करेंगे। लेकिन वो लोग वहीं रह गए और कुछ लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने समाज को जागृत करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए का तात्पर्य है कि वो पढ़े लिखे लोगों ने उनको धोखा दिया था, ना कि सभी लोगों ने। तो जो हमारा धम्म संघ के बारे में सभी लोगों ने जो चर्चा की है कि जोगिंदर सरकार भी बोल रहे हैं कि मैं वहां से अब कोशिश कर रहे हैं कि वहां से ज्यादा से ज्यादा लोग लाएंगे। गांधी जी से ने कहा कि हम वहां से 50 बंदे लाएंगे। DP गोलिया साहब ने भी कहा 200 और जी ने भी कहा कि हम जहाँ वहां से 100 कम से कम 100। ऋषिपाल जी, हम चाहते हैं कि से लोग अपनी हिस्सेदारी करें भी हो सके, ज्यादा कम से ज्यादा लाने की कोशिश करें। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि हम अपनी जो मेरा जोन है जहाँ से हम 10-15 बंदे जरूर लाएंगे और उनका जो यूनिफॉर्म का खर्चा होगा, जैसे कि अब मुझे बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म का खर्चा कम से कम 6800 आ रहा है। तो मैंने आगरा में फोन करके बोल दिया है कि मैं 10 बंदों का 7000 रुपया जमा करवा दूंगा। और वो जो मेरे जोन से लोग आएंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बच्चे हैं, जब वो जाना चाहते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए वो यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करूंगा। और बाकी साथियों, हमारे जो संगठन क्यों फेल हो जाते हैं, हम धम्म सेवा संघ संगठन, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि धम्म सेवा संगठन क्यों जरूरी है। तो ये इसलिए जरूरी है कि हमारे जो लोग हैं उनमें अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं आ सकी। जैसे हमारे दूसरे संगठन, लोगों के दूसरे संगठन चलते हैं, जैसे RSS है, तो उनका संगठन घर घरों में जाता है, मोहल्ले मोहल्ले में जाता है और वहां तक जाता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वहां गाड़ी नहीं जाती, वो पैदल 10-20 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। तो ये संगठन बनाने का हमारा यही मकसद है कि हम संगठन बनाए, लेकिन इस संगठन को हम पहले कैडराइज करें। उनको कैडर देना बहुत जरूरी है, ये मेरा एक सुझाव है। उनको कैडर देना बहुत जरूरी है कि वो संगठन में रहेंगे और जैसे नेशनल कमांडर उनको अपना आदेश देंगे, जहाँ हमारे जो आगरा में बैठे हमारे सेंट्रल बॉडी उनको आदेश देगी, लेकिन उनको जो पहले कैडराइज करना बहुत जरूरी है। तो वो लोगों को घरों घरों में जाएंगे और जो हमारा
टीचिंग है गौतम बुद्धा जी की और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, हमारे महापुरुषों की जो इतिहास है वो उन लोगों को बताएंगे, तो तभी हमारा संगठन आगे चल जा पाएगा। अदरवाइज हम अगर लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो सिर्फ हम महदूद रह जाएंगे कि हम उसी दिन 18 तारीख को ही हम अपना दिन मनाएंगे, तो वो बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमें अन्न लेना होगा कि हमें लोगों के घरों घरों में जाकर काम करना है। और दूसरा, संगठन इसलिए फेल हो जाते हैं कि हमारे पास फाइनेंस की कमी होती है। जैसे मेरे साथियों ने बोला है कि जो संगठन चलते हैं उनके पीछे कोई ना कोई मजबूत कोई फाइनेंस करता है, लेकिन हमारा फाइनेंस जो होगा वो सेल्फ मेड होगा, जो हम खुद क्रिएट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है कि हम सेल्फ से जो है फाइनेंस क्रिएट करना है, तो इसमें हमें बहुत ही मेहनत करनी होगी कि हमें लोगों के घर घरों में जाना। जो लोग संगठन के साथ नहीं मिल सकते हैं लेकिन वो पैसा दे सकते हैं, लेकिन उनसे पैसा लेना है वो कैसे लेना है, ये भी हमें इस पर विचार करना होगा कि हमें उनसे कैसे फाइनेंस पैसा लेना है, तो तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। जब तक हमारे पास फाइनेंस नहीं होगा, बातें करते रहेंगे तो वो संगठन नहीं मजबूत नहीं होगा। लेकिन हमें तन मन धन से इस आरबीएम को मजबूत करना है, और जो बीड़ा हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने उठाया है, ये बहुत ही एक अच्छा काम है। और पहले तो हमारा आरबीएम चल ही रहा था, लेकिन उन्होंने साथ साथ जो धम्म सेवा संघ का एक संगठन किया है, तो इसको भी हमें लेकर चलना है। तो साथियों, हमें जब तक ये खुद हमें तन मन धन से अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे तो हम दूसरों से नहीं मांग सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हमें पैसा भी, फाइनेंस भी इकट्ठा करना है, लोगों को संगठित भी करना है और लोगों को जागृत भी करना है। और सबसे जरूरी जो चीज है वो अनुशासन की है, कि डिसिप्लिन में रहकर करना है। जो हमें यूनिफॉर्म दी जाएगी उस यूनिफॉर्म की हमें रिस्पेक्ट भी करनी है। वो रिस्पेक्ट हम यूनिफॉर्म ही कर रहे हैं, वो हम रिस्पेक्ट तथागत गौतम बुद्ध की कर रहे हैं और माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कर रहे हैं, और हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी हम इज्जत कर रहे हैं। तो इसलिए अनुशासन भी बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को जय हिंद विराम करता हूँ और सभी साथियों को मेरा एक बार पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विस्तार से बात रखी और यूनिफॉर्म का सम्मान करना, अनुशासन, हमारे बिहार के सर जो हैं के बोस साहब, वो बताते हैं कि भाई जहाँ अनुशासन नहीं होता वहाँ विकास भी नहीं होता। तो अनुशासन बहुत जरूरी है और हमारे संगठन में तो कम से कम है, अनुशासन तो है ही, क्योंकि अगर वो बढ़ रहा है, उसमें लोग जान रहे हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आज पूरे देश में संगठन है, सारे राज्यों में है, तो डीएसएस बनाने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर राज्य पहले से ही है। तो और हमारे साथ युवा भी हैं, तो इसे बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय योगेश गौतम जी, नेशनल कमांडर हैं, मैं उनको आज बात रखने के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। माननीय योगेश गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय जी। मेरी आवाज सही आ रही है सर? आ रही है सर, ठीक आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार नमन और वंदन करते हुए, समय समय पर जन्मे हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों और वीरांगनाओं को मेरा उनके चरणों में 3 बार नमन करते हुए, संस्था आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व विधायक और हम सबके गुरु माननीय धर्म प्रकाश भारती बॉस साहब, आपको तहे दिल से मैं वंदन करता हूं। संस्था के हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रभारी अध्यक्ष, मैं आरबीएम के सभी सदस्यों को अपना जय भीम, नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। और आज जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे लगभग 6 साथियों ने अपना प्रबोधन रखा है,
धम्म सेवक संघ के प्रथम अधिवेशन जो आगरा में प्रस्तावित है 18 मार्च 2023 को शनिवार का दिन रहेगा। और लगभग हमारे उड़ीसा से हमारे साथी नेपालेश्वर तांडी साहब ने 50 से 55 धम्म सेवक के रूप में उन्होंने बताया है, आएंगे वो मीटिंग में। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डीपी गोलिया साहब ने करीब 200 सेवक के रूप में बताया है। और ऐसे ही हमारे अन्य साथियों ने भी अपने सुझाव हमारे समक्ष पेश किए हैं, जो कि हम सभी साथी वेबिनार में बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो जैसा प्रथम अधिवेशन की जो तैयारी है, और अभी हम जो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, इस पे भी लगभग सभी ने पहले भी चर्चा की है, अब भी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इसमें हमारे तथागत बुद्ध ने जो संघ बनाया और उस संघ की ताकत हम सभी ने देखी, जो आज तक हम उससे जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो समता सैनिक दल बनाया, तो उन्होंने समता सैनिक दल जब बनाया, उसके बाद में 20 जुलाई 1942 में उनका प्रथम अधिवेशन हुआ। 1927 में समता सैनिक दल का गठन किया और 20 जुलाई 1942 में समता सैनिक दल का जब प्रथम अधिवेशन हुआ, तो उन्होंने इस दल की पावर के माध्यम से अपने जो भाषण बोले, उसमें एक मैं कोट कर रहा हूं। हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि यदि हम अपनी राजनीतिक गतिविधियां बगैर किसी बाधा व छेड़खानी के करते रहे, तो इसका श्रेय हमारे स्वयंसेवी संगठन समता सैनिक दल को है, जिसकी शक्ति से हमारे काम में कोई रुकावट पैदा नहीं कर सका। तो बाबा साहब ने ये शक्ति बताई कि क्योंकि उस समय जो समता सैनिक दल में जब स्वयं सेवक संघ के जो सैनिक थे, तो वो सभी लगभग रिटायर फौजी थे। उसके बाद में अन्य साथी जुड़े, लेकिन उन्होंने कई ऐसे उस समय मसले थे। आज तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उस समय तो हम सब जानते हैं कितनी उनकी सभाएं नहीं होने दी जाती थी, उनको रास्ते से भी नहीं निकलने दिया जाता था। तो लेकिन वो उन्होंने ये कहा कि ये समता सैनिक दल जो मैंने बनाया और आप सभी साथियों की सहयोग से, उस समय जो सूबेदार हुआ करते थे रिटायर, उनके सहयोग से उन्होंने आगे अपना कारवा बढ़ाया, इसकी ताकत थी। और बहुत बातें ये होती हैं कि इतने दल, इतने संगठन, इतनी चीजें क्यों बना रहे हैं, हम एक ही में क्यों नहीं आते। तो मैं उन सभी साथियों को एक इशारे के रूप में कहना चाहता हूं कि तथा हमारे बोधिसत्व बाबा साहब ने भी सभी को पता है कि उन्होंने कितने अपने राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य किए, समाचार पत्रों के माध्यम से कार्य किए। उसमें कुछ नाम है, डिप्रेस क्लास फेडरेशन बनाई उन्होंने, स्वतंत्र मजदूर पार्टी उन्होंने बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने बनाई, और रिपब्लिक पार्टी उन्होंने बनाई। और समाचार पत्रों के माध्यम से बात करें तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत और समता, जनता और प्रबुद्ध भारत, ऐसे समाचार पत्र उन्होंने बनाए। और समय समय पर अगर हम देखते हैं तो वो समय समय पर इसमें इन्होंने नामों में भी चेंजिंग की और इनके थोड़े थोड़े कामों में भी चेंजिंग की। बहिष्कृत हितकारी सभा, तो ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा काम संगठन के माध्यम से हम काम ज्यादा नहीं कर सकते, काम ज्यादा कर सकते हैं। ये एक अपना अपना सोचने का नजरिया है, तजुर्बा है। और जो धम्म सेवक संघ हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की यूनिट के रूप में कार्य करेगा, और सभी को पता है 15
अक्टूबर 2022 को नेपाल की धरती से इसका ये जो धम्म सेवक संघ बनाया गया, इसका प्रथम अधिवेशन 18 मार्च 2023 को प्रस्तावित है। लगभग अक्टूबर और मार्च में 5 महीने का अंतर होता है, 5 महीने का है। और अब आज के दिन से मैं समझता हूँ लगभग 70 दिन बचे हैं और हमारे सभी साथी इस पर तैयारी भी कर रहे हैं। इसकी मैं सबसे पहले कार्य को लेके आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, ये सबने बताया है कि वो अपनी वर्दी पहनेंगे और हो सके तो एक ये होती है कि एक लाठी डंडा जैसे हाथ में ले लें, लैस होकर कार्यक्रम में जो भी अनुशासन है उसे बनाए रखना है। हमारी सभा में कोई असामाजिक प्रवृत्ति के लोग ना घुसाएं, कोई खतरा पैदा ना करें, उसको देख उस पर विशेष ध्यान रखना है। और जितनी भी अतिरिक्त हमारी जो सभाएं होती हैं, सम्मेलन होंगे, उसकी भीड़ को नियंत्रित करना है। और हमारे महापुरुषों की जयंतियां हैं, हमारे महापुरुषों के प्रोग्राम होते हैं, तो राज्यवार, जिलेवार आप उसको उसमें सेवा भी दे सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहेगी धम्म सेवक संघ के रूप में, जो भी हमारे युवा साथी आएंगे, वो अपने समाज के वो ड्रेस कोड पहनकर और ड्यूटी करना यही नहीं, उनको अपने समाज के जो अज्ञानी लोग हैं, जो समझना नहीं चाहते हैं, उनको ज्ञानी बनाना है, उनको समझाना है। और अपने समाज के जितने भी भटके हुए बच्चे हैं, जो अनैतिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनको इस माध्यम से नैतिक कार्यों की ओर ले जाना है। अपने महापुरुषों और अपनी बहुजन विचारधारा के लिए उन्हें पढ़ाना है और सिखाना है। और जैसे कि पूर्व में अभी हमारे सभी सीनियर साथियों ने कहा है कि उनको कैडर के माध्यम से उनमें लीडरशिप पैदा करनी है। ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि सही तरीके से वो अपना काम तभी कर पाएंगे जब वो खुद उस काबिल बन जाएंगे। ड्रेस कोड लगभग सभी पे आ चुके हैं और बाकी का ड्रेस कोड के में जो भी विवरण है हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी और बताएंगे। बस मैं जूतों के लिए, ये शूज के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स शूज रख लें और एक कॉमन ऐसा कलर कर लें जो आसानी से सभी स्टेट में मिल जाए, और उसको कैरी करना और उसको खरीदने में भी सबको आसानी हो। और जो 18 मार्च 2023 की जो हमारी जो तैयारी में है, उसमें जहां बाबा साहब ने अपना संदेश दिया था, जहां उन्होंने 18 मार्च को जो उन्होंने बोला था कि मेरे बेशुमार मुसीबतों का सामना कर कर मैं इस कारवा को यहाँ तक लाया हूँ कि मेरे अनुयायियों, इस कारवा को आगे ले जा ना सको तो कम से कम पीछे मत जाने देना। उस धरती से ही धम्म सेवक संघ की मैं समझता हूँ पदयात्रा स्टार्ट हो, और कम से कम 5 किलोमीटर तो पदयात्रा होनी चाहिए। और इसमें हमारे जितने भी राज्यों से साथी भाग लेंगे, मुझे खुशी होगी कि वह सबसे पहले अपने परिवार से स्टार्ट करें और कम से कम आप अपना एक बेटा या बेटी के रूप में, धम्म सेवक के रूप में जरूर साथ लेके आए, तो ये आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और अधिक से अधिक संख्या हमारे धम्म सेवक की आगरा में होगी तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि युवाओं को अम्बेडकर साहब ने एक संदेश दिया था कि समाज के युवाओं को मेरा एक पैगाम है कि एक तो वो शिक्षा और बुद्धि में किसी से भी कम ना रहे, और दूसरे ऐसो आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें।
आप जानते हैं, मैं बताने इसको दोहराता नहीं कि तथागत डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कितना बलिदान दिया। वो सबसे कीमती बलिदान है, वो उन्होंने दिया। हम सब बातें कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कोई नहीं दे सकता वो बलिदान जो उन्होंने दिया। शहीद आजम भगत सिंह, जो मैं युवा के रूप में है, मैं उन्हें अपना आदर्श और शक्ति मानता हूँ। उन्होंने भी बहुजन समाज के लोगों से कहा था कि उठो अछूत कहलाने वालों, असली जन सेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर पाए जो आज उनका इतना नाम है। और आप सभी जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह भी कितने नौजवान जो अपनी इस मातृभूमि के इस आजाद कराते हुए शहीद हुए, और लोगों की सोच बदलने के लिए उन्होंने इतना किया। और एक उदाहरण के रूप में मैं एक लोगों की सोच जो क्या होती है, क्या वो सोचते हैं और क्या बार बार वो कहते हैं, एक मैं उदाहरण से, एक पेंटर होता है और पेंटर ने एक एग्जीबिशन में अपनी एक पेंटिंग लगाई। उस पेंटर ने उस पर लिख दिया, इसमें कोई कमी हो तो उस पर सर्कल कर दे, मतलब गोला कर दे। तो 2-3 दिन बाद उसने देखा कि उस पेंटिंग पर इतने सर्कल और इतने गोला कर दिए गए एग्जीबिशन में देखने वाले लोगों ने कि उसकी जो मूल पेंटिंग थी वो ही पहचान नहीं पाई। वो बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने दोस्तों से, अपने एक दोस्त था, उससे मित्र था, उसने अपने उससे ये अपना दुख शेयर किया। दोस्त ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि लोगों से राय मांग ली। उसने बताया कि मैं तो बस एक राय मांग रहा था, फीडबैक चाहता था कि मेरी पेंटिंग में कोई कमी हो तो मुझे बता दे। तो दोस्त ने कहा एक पेंटिंग और बना सकते हो? कि उसने कहा हाँ बना सकता हूँ। कि एक पेंटिंग और बनाओ, वैसे ही पेंटिंग बनाओ और एग्जीबिशन में लगाओ। तो उसने वो पेंटिंग बनाई, एग्जीबिशन में लगाई, और उसमें अब उसने लिख दिया कि इसमें कोई कमी हो, उसने उसमें लिख दिया कि इसमें कोई कमी हो तो सर्कल कर दें, मतलब गोला कर दें, और साथ में बता दें कि यहाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए थी तो क्या होनी चाहिए थी। आप हैरान होंगे कि 1 सप्ताह पेंटिंग एग्जीबिशन में लगी रही, वहां एक सर्कल भी सिंगल नहीं किसी ने किया। तो हमारे पास आसपास जितने भी लोग होते हैं, हमारे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी मित्र, हर बात हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद कुछ नहीं करते हैं। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। हमें ऐसे नेगेटिव लोगों से बच लें तो ज्यादा बेहतर है। उनसे उनके साथ ज्यादा ना रहें। हमेशा जो बड़ा बनना चाहता हो, जो बड़ा करना चाहता हो, समाज की सच्ची सेवा करना चाहता हो, आप उसका उसके उसके ही साथ रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने भी, सभी को पता है, बहुत सारा समय उन्होंने लोगों को समझाने में महाराष्ट्र में लगा दिया, लेकिन वो अंत में फिर लौट के वहां से आए। तो धम्म सेवक संघ का जो अधिवेशन 2023 में प्रस्तावित है 18 मार्च को, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो योग्यता की बात हमारे जीपी गोलिया साहब ने की है, वो सही कह रहे हैं। उसमें यही है कि धम्म सेवक संघ की ट्रेनिंग हो प्रॉपर हमारे केंद्रीय कार्यालय में, कम से कम 3 दिन हो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 7 दिन रख सकते हैं। उसमें हमारे धम्म सेवक को त्रिशण, पंचशील, शारीरिक एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, ये सब चीजें उसको ट्रेनिंग के माध्यम से गुजारा जाए, और फिर उसका एक एग्जाम लिया जाए, और उस एग्जाम का जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के माध्यम से हमारे सीनियर साथी वो निर्णय लें कि वो धम्म सेवक संघ के किस पद के योग्य है, उसको उस
पद पर उसे निर्वहन करें, उसको उसके पद को सुशोभित करें। और जैसे कि मात्र 70 दिन बचे हैं आगरा के कार्यक्रम को लेके, तो हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी। और हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने कहा भी था एक बार मीटिंग में कि जैसे उनके बैच और रैंक होती है, तो पुलिस में लगभग स्टेट जो पुलिस होती है उसमें करीब एक कांस्टेबल से लेके और एक एडीजी तक लगभग 16 रैंक गुजरती है। तो मैं समझता हूँ उसमें इतनी रैंक तो ना हो, जैसे कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, ऐसे करके लगभग 16 रैंक होती है। तो उससे ना उसमें इतना ना करके हम करीब 7-8 रैंक रख सकते हैं। जो भी हमारा धम्म सेवक का जो एक कमेटी बनेगी उसमें ये सब निर्णय लिए जाएंगे, और जो भी साथी अपने निर्णय, और जो भी सेना से या कभी सेना में रहा हो या कभी किसी जिसने कभी तीनों वर्दियों में से किसी एक वर्दी को पहना हो, तो उसकी हम सेवा ले सकते हैं और वैसे भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो मैं बस ज्यादा ना कह के, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी भी अभी मैं सुनना है, और यही है कि समय कम है, जैसे हमारे साहब कहते हैं समय कम है और हमें काम ज्यादा करना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी आप लोगों ने मुझे सुना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे इस पद पर लायक आप लोगों ने समझा। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगेश गौतम जी। आपने 18 मार्च को होने वाले धम्म सेवक संघ के प्रथम अधिवेशन के ऊपर प्रकाश डाला, और 5 किलोमीटर तक का आपने कहा है। तो हम लोगों को 5 किलोमीटर जो भी हमारे साथी हैं जो चल नहीं पा रहे होते हैं, उनको अभी से ही तैयारी कर लेना चाहिए कि 5 से 6 किलोमीटर चलना है, तो तैयारी कर लें। और अनुशासन की बात भी आपने कही है, और कई सारी बातें आपने रखी हैं जो अधिवेशन से संबंधित हैं। अब आगे के लिए हम अध्यक्ष महोदय के पास जाएंगे। अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, और प्रभारी भी हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के, माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी। माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, मेरी बात आवाज सुन रहे हैं? आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? आपको सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक गौत जी, बहुत शानदार आप जो है संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध को वंदन करते हुए इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा, गरीबों के आंसू पहुंचने वाले परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में शीश निभाते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों को करोड़ों करोड़ों बार वंदन करते हुए, और आज की इस बहुत ही आवश्यक बैठक में उपस्थित हमारे आदर और सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बाबर सिंह बौद्ध जी, और आज की इस कार्यक्रम की, इस बैठक की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे नेशनल कमांडर योगेश गौतम जी, जम्मू कश्मीर में हमारे साथी बैठे हैं, बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही गंभीर इंजीनियर बनगोत्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव, हमारे दूसरे राष्ट्रीय महासचिव ऋषिपाल रवि जी उत्तराखंड से, खेमचंद सोलंकी जी, इतनी उनकी उम्र होने के बावजूद भी बहुत वो युवा से लगते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं उनको भी दिल की गहराई से उनको नमो बुद्धाय बोलता हूँ, उनसे बड़ी ऊर्जा हम सबको मिलती है। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही जिम्मेदार, कर्मठ
रातों दिन आरबीएम में सेवा कर रहे हैं हमारे साथी प्रदेश के अध्यक्ष डीपी गोलिया साहब, और उड़ीसा से हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी नेपालेश्वर तांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा, जोगन्नाथ सरकार जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल, और सफल संचालन तो आपके सामने कर रहे हैं हमारे साथी मणि अशोक बौद्ध जी। आपको भी मेरा दिल की गहराई से अभिनंदन, आपका स्वागत। आज सबसे पहले वर्ल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग डे है, उस आपको सबको बधाई। आज जो पंचशील का झंडा आपको दिखाई देता है, उसका जो प्रारंभ हुआ था वो आज के दिन हुआ था, 8 जनवरी को हुआ था। और साथ साथ नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। धम्म सेवक संघ के प्रथम अधिवेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पहला हमारा धम्म सेवक संघ का जो अधिवेशन है उसको किस प्रकार शानदार अच्छे तरीके से हम लोग आयोजन करें, इस पर चर्चा के लिए हमारे तमाम साथियों ने अपने अपने तरीके से बहुत शानदार अपने विचार यहाँ पर दिए हैं। साथियों, इस विषय पर मैं भी अपनी बात आपके सामने बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो धम्म सेवक संघ बनाने की आवश्यकता क्या है, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ, धम्म सेवक संघ बनाने के पीछे हमारी मानसिकता यह है कि हमें अपने जो यूथ है, पूरे देश में जो युवा है, उन युवाओं को अपने महापुरुषों के त्याग तपस्या के बारे में नहीं पता है। उनको युवाओं को अपने महापुरुषों की त्याग तपस्याओं के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में जानकारी हो, पहला ये है। दूसरा, धम्म सेवक संघ बनाने के पीछे जो मानसिकता ये है कि हमारे जो अन्य सामाजिक जो संगठन थे या परम पूज्य बाबा साहब ने बनाए, एसएसडी समता संजक दल, वो आज कार्य रूप में नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। और साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारा जो विरोधी है उसकी जगह जगह उनके यूथ लोग डंडा लेकर, लाठी लेकर वो ट्रेनिंग लेते हैं, शाखाएं लगाते हैं। उनको जवाब देने के लिए हमारा पास एक बहुत मजबूत संगठन होना चाहिए, और समय की मांग है, समय की पुकार भी है कि ऐसा संगठन हमारा बनना चाहिए। डीएसएस धम्म सेवक संघ जो बनाया है बहुत शानदार संगठन है, और साथ साथ हम लोग डीएसएस के माध्यम से, जब डीएसएस बनेगा तो जहां जहां हमारी मीटिंग होंगी, फिजिकल मीटिंग, बड़ी मीटिंग होगी, छोटी मीटिंग होगी, उस मीटिंगों में, उन बैठकों में हमारे धम्म सेवक संघ के जो साथी होंगे उस मीटिंग का संचालन करना, उस मीटिंग में अनुशासन बनाए रखने का काम वो भी करेंगे। साथ साथ मैं ऐसा महसूस करता हूँ डीएसएस के जो साथी होंगे वो ब्यूरोक्रेट्स को भी काम करें, सीबीआई का भी काम करें। सीबीआई का काम क्या है, सीआईडी का काम क्या है। यदि हमारे इस मूवमेंट में, क्योंकि ये काम, हमारा जो मूवमेंट है बहुत ही पवित्र आंदोलन है, इस पवित्र आंदोलन को कोई दुश्मन ब्रेक ना कर पाए, तोड़ ना पाए, तो हमारे डीएसएस साथी वो ये वाच करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति एंट्री ना कर पाए जिससे हमारा जो मूवमेंट है, जो बिल्कुल सुचारू रूप से शानदार ढंग से काम कर रहा है, कहीं उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। इसका भी काम करने का साथियों काम करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर मैं ऐसा समझता हूँ कि डीएसएस का निर्माण किया गया। अब प्रश्न यह है कि डीएसएस का या धम्म सेवक संघ का अधिवेशन आगरा में क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस आगरा की जमीन से, आगरा की धरती से बहुत शानदार संदेश दिया। और संदेश क्या था कि बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़े संघर्ष के साथ मैं इस कारवां को यहां तक लेके आया हूं। मैं अपने अनुयायियों से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, इस कारवां को यदि आगे नहीं ले जा सको
तो यहीं छोड़ देना, पीछे किसी भी हालत में नहीं जाने देना। तो उस कार्यवाही को आगे ले जाने की जिम्मेदारी, ये बात का जो एहसास है वो हम लोगों को है। ये संदेश बाबा साहब का है, आगरा में हुआ तो ये मकसद है कि आगरा में ये कार्यक्रम आगरा में होगा। दूसरा कार्यक्रम आगरा में होने के पीछे दूसरा ये भी है कि पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके अलावा 2 संदेश कहे कि भाई मैं चला गया तो मेरे समाज का क्या होगा, ये भी बाबा साहब ने कहा। और यदि हमारे बनगोत्रा साहब भी बोल रहे थे जम्मू कश्मीर से, तीसरा उनका संदेश ये था, तीसरा हमारा संदेश ये था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सभी पढ़े लिखों की बात नहीं की। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संविधान के मुताबिक या मेरे आशीर्वाद के कारण जिन लोगों ने, विशेषकर SC ST OBC के लोगों ने जो सरकारी नौकरी प्राप्त की है, उन सरकारी नौकरों को, सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस देश के दलित शोषित समाज के विकास पर खर्च करना चाहिए। ये उनका मकसद था पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। तो ये भी उन्होंने यह संदेश दिया। और साथ साथ अगर आगे बढ़ के बात करेंगे तो पूज्य काशीराम साहब ने भी आगरा की धरती को बताया, उत्तर प्रदेश चाहिए, ये काशीराम साहब की भी मांग थी। और वैसे भी आगरा को देखेंगे उद्देश्य को आगरा को कैसे बनाया जाए, सफल बनाने के पीछे अभी जैसे हमारे साथी मुख्य अतिथि दिन है, काफी दिन है, तो हम बैठे उपासक जी आपकी आवाज कट रही है बार बार। हेलो, आवाज कट रही है आपकी। हाँ भी आ रही है लेकिन बीच बीच में रुक जाती है। अच्छा, धीरे धीरे बोलेंगे, है ना? आवाज आपको क्लियर आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है, आ रही है सर। ठीक है, धन्यवाद। तो हम कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। कार्यक्रम तभी सफल होगा जब हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के सारे जिम्मेदार से या जिला के जिम्मेदार साथी सभी धम्म सेवक संघ के साथियों को इस DSS में शामिल करेंगे। जैसे अभी हमारे सामने योगेश गौतम जी, वो नेशनल कमांडर है। आवाज आ रही है आपको अध्यक्ष जी? आ रही है जी, आ रही है आवाज, आ रही है, बोलते रहिए बोलते रहिए। सॉरी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि नेशनल कमांडर हमारे बने हैं राष्ट्रीय स्तर पर योगेश गौतम जी, उसी प्रकार मैं, ऐसा व्यक्तिगत मेरी राय है, राज्य स्तर पर भी हम स्टेट कमांडर हम बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर भी और डिस्ट्रिक्ट कमांडर हम बना सकते हैं, और सकता है तो विधानसभा बना सकते हैं। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है, राष्ट्रीय स्तर पर या जिले या प्रदेश स्तर पर RBM में प्रदेश कमेटी के साथ 25 साथी, जिले के साथ 25 आदि। तो ऐसा हम लोग इसमें स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि हमारे नेशनल लेवल पर जो साथी 30 से 50 साथी बने, उस प्रकार हर स्तर, राज्य स्तर पर भी हमारे स्टेट कमांडर के साथ भी 25 साथी बने, डिस्ट्रिक्ट कमांडर के साथ 25 साथी बने। ऐसा स्ट्रक्चर भी हमको साथियों बनाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। विशेषकर हमें युवाओं को जोड़ने की बात करनी है। युवाओं को जोड़ने की इसलिए बात करनी है क्योंकि तक इस बहुजन सामाजिक
को ले जाना है तो हमें किसी भी हालत में तो हमें DSS में साथियों शामिल सोचना पड़ेगा। साथ साथ इस अधिवेशन में जैसा कि डिसाइड कि जो यूनिफॉर्म जो ड्रेस डिसाइड किया गया है, ड्रेस बनाया गया है कि हमारी शर्ट किस कलर की है, पैंट किस कलर का है, जूता हमारा नेवी ब्लू कलर का होगा। अभी बेल्ट पर और बैट पर चर्चा हो रही है। जो होगी उस पर की जो बेल्ट का जो बक्कल होगा उसकी जो हमारी कैप में भी BSS लिखा होना चाहिए। तो ये भी चर्चा चल रही है, जल्दी उसमें फाइनल हमारे बहुत जिम्मेदार पर काम करने का काम कर रहे हैं। विशेषकर निवेदन ये है कि अभी जो भी साथी राज्य स्तर के साथी, जिला स्तरीय जिम्मेदार साथी अभी से केंद्रीय कार्यालय में इसके लिए जो कपड़ा आ गया है, तो यदि आपको 25 धम्म सेवक संघ बनाने हैं या संघ जो आएंगे हमारे आगरा में, वो पहले ही अभी 10 दिन में 15 दिन में जल्दी से वो कपड़ा केंद्रीय कार्यालय से मंगा लें, ताकि समय रहते आप उसको अपना जो मेजरमेंट है, अपना जो आपका है, से जल्दी से आप लोग शानदार आप अपनी बनवा लें। तो ये काम बहुत जल्दी से हम लोगों को करने की जरूरत है। साथ साथ अभी आपने आगे बढ़ता है, जैसा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ के तत्वाधान में हमारा मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। और जब जब कोई मूवमेंट आगे बढ़ता है, विरोधी हमारा विरोध करता है। अभी कई साथियों से सूचना मुझे को मिली कि जब भी हम मीटिंग करते हैं तो हमारे भारतीय सभा के साथी या दूसरे कुछ साथी हमको कहते हैं कि साहब ऑलरेडी भारतीय बौद्ध महासभा है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जरूरत, लेकिन ऐसा मैं समझता हूं कि रणनीति है। क्यों रणनीति है? क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तो ट्रेन है, वो चल रही है, गतिमान हो गई है, तो कैसे रोका जाए ये साजिश है। तो इससे भी हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे 3 बल होते हैं, होता है धन का बल। जी आवाज बहुत आ रही है, शोर आपके घर में से उपासक जी, आपके घर से शोर बहुत आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। तो 3 प्रकार का बल होते हैं, एक धन का बल होता है, एक शरीर का बल होता है और एक मनोबल होता है। यदि धन खत्म हो जाता है तो हम धन को अर्जित कर सकते हैं। शरीर कमजोर होता है तो हम दूध घी खा करके अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। और मनोबल यदि टूट गया तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं तमाम भारत के जो साथी इस वेबिनार में जुड़े हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने मनोबल को बहुत है और केवल उद्देश्य तक हमें पहुंचना है, अपने उद्देश्य की तरफ हमें देखना है, ये हमें ध्यान रखना है। कोई भी विरोधी कोई कैसी भी साजिश रचे, उस साजिश को हमें किसी भी हालत में तोड़ना है, खत्म करना है। और साथ साथ में करते हुए मैं केवल ये करना चाहता हूँ कि आगरा का जो पहला अधिवेशन होगा या पहला कार्यक्रम हमारा आगरा में हो रहा है, कार्यक्रम बहुत शानदार होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सभी राज्यों के साथ चाहिए, ताकि लगे कि आगरा जो परम पूज्य डॉक्टर की भूमि है, पूरे चाहिए। मध्य प्रदेश के लोग, अंडमान निकोबार के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, उड़ीसा से लोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ताकि लगे पूरा भारत आज आगरा में उत्साह के साथ, प्लानिंग के साथ लगना बहुत इम्पोर्टेंट ये काम है। तो काफी समय मैंने ध्यान से और क्या जिम्मेदारी उन राज्यों संघ का निर्माण करके हमारा में लाने का काम कर
हालांकि हमारे जिम्मेदार साथी मध्य प्रदेश के गोलिया साहब जिला जिला जाने का काम कर रहे हैं, हम दिल्ली में कई हमारे साथी काम कर रहे हैं, तो ये तमाम साथी काम कर रहे हैं। हमारे साथी में रातों दिन कार्यक्रम में रहना चाहिए और हमें विरोधियों को बताने की कोशिश करना चाहिए किसी भी हालत में हम आपसे पीछे नहीं हैं, हम युद्ध के मैदान में तैयार हैं। जब भारी मात्रा में आगरा में पूरा भारत दिखाई देगा तो संदेश न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में जाएगा। और जैसा एक साल हमारे पास बचा है, भारती साहब कहते हैं एक साल में हमें बहुत सारा काम करना है, तो एक साल में हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का जो आंदोलन चलाया उसको भी मजबूत करना है, धम्म सेवक संघ को मजबूत करना है, संस्कार वाला अपना कार्यक्रम है उसको मजबूत करना है। समय कम है, काम ज्यादा है, तो हमें बड़ी तल्लीनता के साथ और बड़े बहादुरी के साथ युद्ध के मैदान में डटे रहना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता, नहीं तो कल ये भारत भोजनों का राज होगा, हमारा अपना राज होगा। ये भारत बाबा साहेब डॉक्टर के सपनों का भारत बनेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जैसे रात दिन हमारे साथी काम कर रहे हैं, ऐसा मैं देख भी रहा हूँ, और सबके अंदर बहुत ही ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है काम करने की। और बड़ी सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारा जो कमांडर है, जो आरबीएम के कमांडर है हमारे धर्मप्रकाश भारती जी, बहुत शानदार समय समय पर एक अच्छा निर्णय लेते हैं और हम सभी भी उनके निर्णय को बड़े उनके आदेश मानकर, निर्देश मानकर उसको अमली जामा जमीन पे पहचानने का काम करते हैं। उस सभी को हमें करना भी चाहिए। हमें नेता पर पूरा विश्वास है और एनर्जी देखिए, उनकी आयु भी है, बीमार भी रहते हैं, शायद हम भी इतना काम नहीं करते होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत में घूमने का काम करते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेकर के हमको भी ज्यादा से ज्यादा युद्ध के मैदान में या तमाम राज्यों के जो आपने कार्यक्रम या मीटिंग आज रखी है, बहुत सफल मीटिंग है। और सफल मीटिंग और तब होगी जब जो साथी कार्यक्रम में बैठे वो आज से ही लिस्ट बनाना शुरू कर दें कि हमारे किन किन राज्यों से कैसे साथी आएंगे और उस लिस्ट में भेजने का काम करें। ड्रेस देना चाहते हैं, उनका पैसा भी एडवांस में केंद्रीय कार्यालय में भेजें ताकि सही वहाँ पर भी जानकारी हो जाएगी, ताकि उन्हीं आधार पर मेरी बात को सुना। नवोदय, जय भीम, नवोदय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गोविंद शंकर उपासक सर। अब हम सब सुन रहे थे ऊर्जावान जुझारू माननीय गोविंद प्रसाद उपासक जी को, राष्ट्रीय महासचिव। उन्होंने जो अपनी राय रखी है वो बहुत ही काबिलियत है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि सर हम लोग जूते जो रखना चाहते हैं, अभी योगेश गौतम जी ने भी कहा था कि कुछ स्पोर्ट्स के होंगे तो कुछ ना कुछ उसमें नीला काला पीला अलग अलग हो सकता है। अगर हम काले रखते हैं तो काले का डिजाइन कुछ भी हो लेकिन होगा काला ही, तो हम काला जूता रख सकते हैं। वो ऊपर हमारे केंद्रीय कार्यालय माननीय संस्थापक महोदय उसका निर्णय लेंगे। हमारे साथ भारती साहब जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम उन्हें भी बोलने के लिए बुलाना चाहेंगे। माननीय संस्थापक महोदय धर्मप्रकाश भारती साहब, आप आइए और अपनी बात रखिए। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, क्लियर आ रही है। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे वेबिनार के अध्यक्ष जी माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, हमारे चीफ गेस्ट नेशनल कमांडर योगेश गौतम साहब, देश भर से जुड़े सभी साथियों ने अपनी बात को रखा। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि धम्म सेवक संघ का ये जो प्रथम अधिवेशन होगा,
इसमें बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। बहुत सारे साथियों की आशंकाएं रहती हैं कि भाई कब क्या और कब कैसे होगा, तो वो सारे क्लियर होंगे। मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि इस बहुजन मूवमेंट को, बुद्ध, अंबेडकर, साहू, फूले, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा वाले आंदोलन को यदि हमें हजारों हजारों वर्ष तक सिस्टम से भारत में चलाना है, सिस्टम से योजनाबद्ध तरीके से हमको चलाना है, तो हमें उसमें निर्माण प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को तैयार करना होगा। अर्थात जैसे एक मिट्टी होती है और मिट्टी से प्रजापति एक मूर्ति बनाता है, या एक कारीगर एक पत्थर के टुकड़े में से वो तराश तराश कर एक बहुत भव्य सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से हमें हमारे बहुजन समाज के युवाओं में से, SC, ST और OBC समाज के युवाओं में से हमें तराश कर एक एक व्यक्ति को तराश कर धम्म सेवक संघ के माध्यम से जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा कि व्यक्ति का निर्माण, एक एक व्यक्ति का निर्माण, और फिर अनेक व्यक्तियों का निर्माण, और अनेक व्यक्तियों से एक समूह का निर्माण, और समूह के निर्माण से फिर समाज का निर्माण। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो धम्म सेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका आगे आने वाले समय में होने वाली है। आज हमको ऐसा लगता है कि शायद इस धम्म सेवक संघ की ये ड्यूटी रहेगी कि यूनिफॉर्म पहनकर ये राष्ट्रीय का बौद्ध महासभा के या सामाजिक न्याय परिषद के या दूसरे कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे, अनुशासन देखेंगे। ऐसा आप लोग महसूस कर रहे होंगे। ये सब देखेंगे ही, ये प्रक्रिया का भाग है। लेकिन एक व्यक्ति का निर्माण करना होगा जिसमें किसी भी प्रकार का प्रलोभन ना हो, किसी भी प्रकार का उसको ईगो ना हो, उसका मन भाव केवल और केवल सेवा में समर्पित हो। तो सेवा में समर्पित जिस व्यक्ति का मन भाव होगा, जिसको महापुरुषों की, भारत के प्राचीन काल के बौद्धों के इतिहासों की जानकारी होगी और उसके प्रति जिसका समर्पण होगा, वही प्रक्रिया धम्म सेवक संघ में गुजरेगी। और गुजरने के बाद जो जो उसमें आगे आते जाएंगे, वही फिर आगे चल के देश के हर कोने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। RVM में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। RVM के द्वारा जितने भी संगठन निर्मित किए जाएंगे, उन संगठनों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और देश के हमारे उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो निवेदन मेरा यह है कि आप इसका महत्व समझ ही रहे हैं, और भी गहराई से समझिए, और भी गहराई से समझिए। ये धम्म सेवक आने वाले समय में, आज के 10 वर्षों बाद इसका अनुसरण करेंगे। भारत के लोग इसका अनुसरण करेंगे और धम्म सेवक में काम करने वाला जो व्यक्ति होगा उससे प्रेरित होंगे, उसको मन ही मन सल्यूट करेंगे कि ये हमारा वो सैनिक है, ये हमारा वो सिपाही है जिसने महापुरुषों के आंदोलन के लिए अपने को समर्पित किया है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पद, बिना किसी लोभ और लालच के। जिस व्यक्ति ने, जिस युवा ने, जिस हमारे नौजवान बच्चे ने अपने को इस पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पित किया है, उसको सल्यूट करने का मन चाहेगा। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में चाहे आदमी कितने भी बड़े पद पे चला जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, मंत्री हो जाए, लेकिन RSS की शाखा में जब वो जाता है तो शाखा के
जो कार्यकर्ता होते हैं उनको सल्यूट करता है, उनको नमस्कार करता है। इसलिए नमस्कार करता है कि वो जानता है कि जिस पद तक वो पहुंचा है या जिस मुकाम तक वो पहुंचा है, वो वहां तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो आरएसएस के उस प्रचारक को जाता है जिसने अपने सारे जीवन की खुशियां त्याग कर, अपने जीवन के सारे त्याग कर उसने उस संस्कृति के लिए खुद समर्पित किया है। तो ठीक इसी प्रकार से श्रमण संस्कृति के लिए महापुरुषों की विचारधारा को हजारों वर्ष तक, कोई 10-20 वर्ष तक नहीं, हजारों वर्ष तक पालित किया जाए, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होगी, ये सदैव चलने वाली प्रक्रिया होगी। तो इसके लिए इसका एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए निर्माण किया जा रहा है। ये प्रथम अधिवेशन है 18 मार्च को आगरा में। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत कुछ उसमें संशोधन होंगे, बहुत कुछ बदलाव होंगे, बहुत कुछ उसमें रैंक निर्धारित होंगी। तो ये सब मैंने आप लोगों के बीच में निवेदन किया है। अब मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि कपड़ा आ गया है, ट्रांसपोर्ट पे है। कल कपड़े वाले को 50,000 मैंने देकर उसको एडवांस दे दिया था, 1,000 पैंट के लिए, 1,000 शर्ट के लिए। उसका रात को फोन आ गया था कि साहब कपड़ा आ गया है, अब हमको वहाँ पेमेंट जमा करके उठाना है। तो मैं सभी जिम्मेदार साथियों से, जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं या राष्ट्रीय हमारी कमेटी में पदाधिकारी हैं या प्रदेशों के हमारे प्रभारी हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा वो अपने पास से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में जमा कर दें, 50,000, 20,000, 10,000, और आप जमा कर दें, जिससे उस कपड़े को लाकर तो फिर हम उसका वितरण आपकी डिमांड के अनुसार किस राज्य को कितना चाहिए तो उसको भेजना शुरू करें। उसके बाद फिर कैप, बेल्ट, वक्कल, शोल्डर पर लगने वाला बैज, रैंक, इस पे भी काम करना है। और मैंने पहले भी निवेदन किया था, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो साथी फोर्स में रहे हों, कृपया वो विशेष रूप से अलग से संपर्क करें हमसे या अपने योगेश गौतम साहब से। तो उनकी हमें हेल्प चाहिए, उनका बड़ा सहयोग चाहिए इस यूनिफॉर्म को तैयार कराने में। उनका तजुर्बा, उनका अनुभव हमको चाहिए। और 18 मार्च का जब ये प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग धम्म सेवक संघ के माध्यम से प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे या 4 बजे धम्म शाखाएं पूरे देश में आयोजित करना चाहते हैं। उसमें हमारे युवा भी आए, हमारे बुजुर्ग भी आए, नौजवान भी आए। 1 घंटे शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, जो भी संभव है स्वस्थ रहने के लिए वो करें, और 10 मिनट धम्म चर्चा करें। ऐसा सतत चलने वाली प्रक्रिया का निर्माण करना है, उससे शुभारंभ करना है, और उसका नाम रहेगा धम्म शाखाएं। धम्म शाखाओं में जाना हम लोग अनिवार्य करें, जिससे धम्म चक्र जो है, धम्म चक्र, धम्म माने नैतिक, चक्र माने चलते रहना, और चक्र में जो 24 कड़ी हैं उसका मतलब है कि 24 घंटे धम्म चक्र चलते रहना। नैतिक जीवन की प्रक्रिया 24 घंटे चलेमान होती रहे। तो उसी की शुरुआत सुबह हम लोग शाखाओं से किया करेंगे। स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखेंगे, और स्वास्थ्य के माध्यम से जो कुछ लोग हमसे नहीं जुड़ पाते हैं उन्हें भी जोड़ेंगे। पहले उनको स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि भाई शाखा में आप आया करो, हम लोग योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो इस तरह से ये चलने वाली, ये प्राचीन काल की बौद्ध लोगों की ही संस्कृति है, इसको कुछ लोगों ने चुरा लिया है। तो हमें अपने प्राचीन काल की विरासत को पुनः अपनी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके लिए हमें इसका संग्रह करना है,
और इसको सिस्टम से भारत में हम लोगों को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर एक बार अपील, पैसे का इंतजाम सभी साथी लोग जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आप लोग करें, जिससे कपड़े को उठाकर तो उसका वितरण राज्यवार सभी को किया जा सके। और आज के वेबिनार में जितने साथी जुड़े, जिन साथियों ने वक्ता के रूप में अपनी बात रखी, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और बहुत ही अच्छा संचालन किया हमारे युवा साथी श्रद्धेय अशोक बौद्ध महासचिव मध्य प्रदेश ने, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक महोदय, आपने आज फिर धम्म सेवक संघ के विषय में कई सारी बातों को स्पष्ट किया है, उनके कार्यों को स्पष्ट किया है और कैसे वो आगे बढ़ेगा और क्यों बनाया गया, कई सारी चीजों से पे आपने प्रकाश डाला है। हम सभी ने उसको अच्छी तरह से सुना है और ये रिकॉर्ड भी हुआ है। अभी हमारे एक साथी यहाँ पर हैंड रेज कर रहे थे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दे। सेंट्रल कार्यालय आपसे कॉल करके बात करेगा और अगली बार में आपको मौका दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं कि आज की वेबिनार को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। उसके लिए सभी लोग अपने माइक को खोल लें और हम सब भी एक साथ सभ्य सत्ता करेंगे। माननीय, एक मेरा अनुरोध है कि जो धम्म सेवक संघ को हम अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में क्या उच्चारण कर रहे हैं, संस्थापक अध्यक्ष जी बता दें प्लीज सभी को। DSS। धन्यवाद। सभी लोग अपना माइक खोलें, हाथ जोड़ लें। भवन्तु